जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। चौराहे पर पहुंचकर मुकुल बेहद निराश हुआ। ये क्या, अभी तो सिर्फ 9:30 ही बजे हैं और हर तरफ सन्नाटा। सवेरे जब वो इस जगह पर आया था तो यहाँ का माहौल ही कुछ और था। बहुत सारी बस, ऑटो रिक्शा और आसपास की दुकानें सब कुछ थी। वैसे ये जगह आसपास के गांव में जाने का मुख्य स्थान है। यहीं पर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। यहाँ से ऑटो लेकर स्टेशन भी जाया जा सकता है। मुकुल को यहीं एक सुदूर गांव में कुछ काम था, इसलिए मनी मन सोचा था कि चलो आराम से आया जाया जा सकेगा। पर मुश्किल हुई जब काम करके वो लौटने लगा। पता ही नहीं चला था इतनी रात हो जाएगी और देखते ही देखते 9, 9:30 बज गए। और जब चौक तक पहुंचा तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। आसपास इंसान क्या, कुत्ते बिल्लियों का भी नामो निशान नहीं दिख रहा था। समझ में आ रहा था ग्रामीण परिवेश होने की वजह से शायद 8, 8:30 तक आसपास की सभी दुकानें बंद हो जाती हैं, मगर अब तो मुश्किल की बात थी। स्टेशन पर पहुंचना ज़रूरी था। आखिरी ट्रेन किसी तरह से अगर मिल जाती तो, नहीं तो फिर इस वीरान मैदानी इलाके में रात भर क्या करेगा वो। तभी अचानक कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे कुछ चीज सी दिखाई दी। मन में आशा लिए मुकुल उस ओर बढ़ चला और उधर जाना व्यर्थ नहीं गया। ओह, एक ऑटो, हाँ एक ऑटो खड़ी है। वो दौड़कर उसके पास गया। ऑटो ड्राइवर ग्राहकों के बैठने वाली सीट पर अधलेटी हालत में लेटा हुआ था। बोला, भाई साहब जाग रहे हैं क्या? हाँ 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 दादा बोलिए, कहाँ जाएंगे? जी स्टेशन जाना था। स्टेशन? अरे मुश्किल है दादा, असली में और कोई सवारी तो अभी मिलेगी नहीं ना, फिर स्टेशन जाना किराया ज़्यादा लगेगा। अब ठीक है, कितना लगेगा? मगर समय पर आप मुझे पहुंचा सकेंगे? कितने बजे ट्रेन है? 10 बजे की। अभी बज रहे हैं 9:25। कोशिश कर सकता हूँ दादा, मगर कह नहीं सकता। कितना किराया लेंगे? 3 सवारी का जितना किराया होता है दे दीजिए, और क्या। अच्छा चलिए। मनी मन प्रसन्नता लेकर मुकुल ऑटो में बैठ गया। ऑटो स्टार्ट होकर सरपट दौड़ने लगी। आसपास खाली मैदान और खेत और बीच से जाता हुआ ये पक्की सड़क। ऑटो अंधेरे को चीरती हुई बढ़ी चली जा रही थी। अचानक एक आवाज़ के साथ ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। देखता हूँ, और फिर बोला, दादा आपको नहीं ले जा पाऊँगा। क्यों, क्या हो गया? देखिए ना उतर कर, छक्का बर्स्ट हो गया है। मुकुल ने उतर कर मोबाइल टॉर्च की रोशनी में देखा। ओह, चक्का का बुरा हाल था। अब आप क्या करेंगे? बस गाड़ी ले जाऊंगा घर और खड़ी कर दूंगा, और क्या। आपको नहीं ले जा पाऊंगा। अरे ये क्या बात कर रहे हैं? मेरी ट्रेन और इस खाली सुनसान वीरान से मैदानी इलाके में मैं कैसे रहूंगा रात भर? इससे अच्छा तो वही चौक में किसी दुकान की शेड के नीचे लेटा रहता। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, करूँ तो क्या करूँ। एक काम आप कर सकते हैं, आज रात मेरे घर चलकर रह लीजिए। सवेरे बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे। तुम्हारे घर कहाँ है? यहीं पास ही में, वो उधर। मुकुल ने मुड़कर उधर देखा,
मगर उसे कोई घर नहीं दिखा। कहाँ है उधर घर? मन ही मन मुकुल डर भी रहा था, क्योंकि जिस काम से गया था वहाँ काफ़ी सारे पैसों की वसूली हुई थी। ऐसे में एक निरापद जगह का होना रात भर के लिए जरूरी था, वरना अब असहाय मुकुल कर भी क्या सकता था। ड्राइवर के साथ ही पैदल पैदल चलने लगा। ड्राइवर किसी तरह से ऑटो को ढकेलता ढकेलता आगे बढ़ रहा था, और तभी कुछ दूर चलने के बाद मुकुल को समझ में आया ड्राइवर ने गलत नहीं कहा था। सच में ही वहाँ पर एक घर है, हालांकि बड़े बड़े पेड़ों के पीछे होने की वजह से दूर से दिखाई नहीं देता है। ड्राइवर ने ऑटो पास ही खड़ी की और लॉक करके बोला, आइए साहब, यही मेरा घर है। घर छोटा था, 2 कमरों का खपरेल, बाहर से बड़ा सा एक ताला लगा था। ड्राइवर ने ताला खोलते हुए उसे अंदर बुलाया। आप यहाँ अकेले रहते हैं? नहीं, मेरी पत्नी भी रहती है। अंदर 2 कमरे थे। एक कमरे में जाकर ड्राइवर बोला, आज रात आपको यही बिताना है साहब। मुकुल ने देखा कमरे में एक तरफ एक खाट लगी हुई थी और एक तरफ रस्सी टंगी थी, शायद कपड़ा सुखाने की। मैं पास ही के कमरे में हूँ, आप आराम कीजिए। और हाँ, आज की रात मैं आपको कुछ खाने पीने नहीं दे सकूँगा। मुकुल ने सकुचाते हुए कहा, अरे नहीं, खाना पीना नहीं चाहिए, मैं तो आते समय खाकर ही आया था। आप कोई तकलीफ ना लीजिए। अच्छा साहब, मैं पास ही के कमरे में हूँ। दोनों कमरों के बीच अगर आप जाएंगे तो वहाँ एक दरवाज़ा मिलेगा, वो बाथरूम है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, मैंने आपसे कहा मेरी पत्नी भी रहती है, मगर बाहर से ताला लगा था। आपको देखकर कुछ आश्चर्य हुआ होगा। असली में मेरी पत्नी थोड़ी मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इसलिए उसे ताले में बंद रखना पड़ता है। आशा करता हूँ आप और कोई परेशानी नहीं देंगे। अरे नहीं नहीं, आप जाइए, आप जाइए, कहकर वो पास वाले कमरे में चला गया। मुकुल बिस्तर पर लेट गया। फिर अचानक बैग में से पानी की बोतल निकालकर कुछ घूंट पानी के पिए। सच्चाई तो ये थी कि गांव में खाने पीने की अच्छी व्यवस्था भी नहीं थी और काम में वो इतना व्यस्त हो गया था कि खाने की सुधि नहीं रही। सोचा था स्टेशन पहुंचकर पहले पेट भर खाना खाएगा, फिर ट्रेन पकड़ेगा, मगर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। पेट में भूख से कुलबुला रहे थे, मगर क्या कर सकता था। थोड़ा और पानी पीकर बिस्तर पर लेट गया। अचानक दूसरे कमरे से कुछ आवाजें आने लगी। कौन है जी? कोई नहीं, तू चुपचाप सो जा। मर्द की आवाज सुनी नहीं कि तेरी लालसा जाग जाती है। कैसी बात कर रहे हो? अरे घर में कोई मेहमान आए, मैं पूछूंगी भी नहीं। क्यों पूछेगी? क्या जरूरत है तेरे को? मर्द आने से ही तेरे क्या जाग जाता है? साली उल्टा। देखो ऐसी फालतू की बात मत करो। फिर एक तेज आवाज हुई और फिर सब कुछ शांत हो गया। मुकुल सोचने लगा, आखिर क्या है इन पति पत्नियों का व्यवहार ऐसा। फिर न जाने कब उसे नींद आ गई। दिन भर की थकान ने नींद को ज्यादा देर तक दूर रखने की अनुमति नहीं दी। रात में अचानक उसकी नींद टूटी। कमरे में जल रही केरोसिन बत्ती अब बुझ चुकी थी। वैसे यहां बता देना उचित होगा कि घर में इलेक्ट्रिक नहीं है। वैसे भी ऐसे सुदूर प्रांत में कौन इलेक्ट्रिसिटी लाकर देगा एक घर के लिए। जब वो आया था तो कमरे में एक लालटेन जल रही थी। तेल की कमी की वजह से शायद अब तक बुझ चुकी थी। हाँ, बाहर चांद की रोशनी थी। पास ही की खिड़की से वो कमरे में आ रही थी और कमरे का अंधेरा काफी हद तक दूर हो गया था। और उसी हाल में अचानक मुकुल ने दरवाजे की तरफ देखा। वहां कोई खड़ा था। दरवाजा शायद कुंडी ना होने की वजह से ठीक से बंद नहीं होता था और उसी अधखुले दरवाजे के पास कोई नारी आकृति है ना। अचानक ही मुकुल बोल पड़ा, कौन? अभी तक सोए नहीं हो मतलब? कौन हो आप?
पहचान नहीं पा रहे हो? अचानक नींद से उठने की वजह से मुकुल कुछ समझ नहीं पा रहा था। अब जैसे ही थोड़ी सी स्थिरता आई तो समझ में आया ये आवाज़ उसने सुनी है। हाँ, सोने से पहले पास वाले कमरे से यही तो आवाज़ आ रही थी। अचानक मुकुल को लगा उस व्यक्ति ने जो कहा था सही है, उसकी पत्नी का दिमाग ठीक नहीं है। क्या क्या कहना चाहती हैं? मुकुल ने पूछा। वाह, ये कैसी बातें कर रहे हो? और ये आप क्या है? मैं क्या तुम्हारे लिए पराई हूँ? उस दिन हम दोनों को साथ में देखकर सूरज के दिमाग ठीक नहीं था, इसीलिए तो मुझे मारकर यहीं जमीन में काट दिया था और फिर तुम्हारे पीछे दौड़ा था। अब तक वो धीरे धीरे चलकर मुकुल के पास आ गई थी। कमरा छोटा होने की वजह से ज्यादा दूरी उसे तय नहीं करनी पड़ी। मुकुल लगभग चीख सा पड़ा था कि क्या आपको मारकर यहाँ काट दिया? अचानक ही उस स्त्री ने मुकुल के मुंह पर हाथ रख दिया। चुप चुप चुप, इतनी जोर से मत बोलो, वो सुन लेगा। कौन कौन सुन लेगा? अरे सूरज, सूरज सुन लेगा। क्या सुन लेगा वो? जैसे कुछ नहीं जानते हो। बहुत ही प्यार भरे भाव से अचानक वो स्त्री बोल पड़ी और फिर मुकुल के गले में अपनी बाहें डालकर बोली, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही निकलूंगी। मैं जब जिंदा थी तब भी वो मुझे घर में बंद करके रखता था और अब मर चुकी हूँ तो भी बंद करके रखा है। तुम मुझे अपने साथ ले चलो ना। अचानक ही मुकुल ने अपने गले से उसकी बाहें छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, क्या कर क्या रही है आप? तो छोड़िए मुझे। अचानक ही वो औरत फिर से उसके मुंह पर हाथ दे दी। चुप चुप चुप, मत। तुम क्या अभी मरना चाहते हो? फिर अचानक कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की और बोली, अच्छा लगता है उसने कुछ सुन लिया है। मैं चाहती हूँ, बाद में आऊंगी। और फिर वो औरत कमरे से बाहर चली गई। मुकुल ने उठकर दरवाजा अच्छे से बंद करने की कोशिश की, मगर सांकल न होने की वजह से दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। वो फिर से खाट के पास आकर बैठ गया और उस हल्के से खुले दरवाजे से एक आवाज सुनाई दी, धप्पा। आवाज ऑटो वाले सूरज के जैसी थी। अचानक ही मुकुल ने पलटकर उधर देखा। दरवाजे से एक गला अंदर की तरफ झांक रहा था। लग रहा था वही होगा। मुकुल बोला, ओह आप? क्यों, किसी और के आने की आशा थी क्या? मैंने सब देख लिया है। क्या कह रहे हैं आप ही ने तो कहा था आपकी पत्नी मानसिक रोगी है। कमीने, मेरे ही घर में मेरी औरत के साथ और फिर कहानी बता रहा है। क्या कहानी? आपने कहानी था सर? सूरज अब धीरे धीरे कमरे के अंदर आने लगा। उसके दाहिने हाथ में कुछ था। कमरे के अंधेरे की वजह से ठीक से दिख नहीं रहा था, मगर लग रहा था कोई लकड़ी है बड़ी सी जिसके सिर पे कुछ लगा है। मारेगा क्या? अचानक ही मुकुल बोल पड़ा, अरे भरोसा करिए, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। तुझे विश्वास करूं? हैं? तुझे विश्वास करके बहुत धोखे खाए हैं, आप नहीं। अरे क्या कर रहे हैं आप? मैं मुकुल हूँ, मुझे ऑटो से आप लेके आए ना। तुझे विश्वास करूं कमीने? अचानक ही सूरज उसके पास आया और उस लाठी से उस पर प्रहार कर दिया। गनीमत है मुकुल तुरंत ही अपनी जगह से हट गया था और लाठी किसी चीज से टकराई। तब समझ में आया असल में वो लाठी नहीं, एक बड़ी सी कुल्हाड़ी है। अच्छा हुआ मुकुल सही समय पर हट गया, वरना मृत्यु निश्चित थी। अब वो खटिए के किसी पलड़े से फंसकर अटक गई है। सूरज उसे निकालने की कोशिश कर रहा है। मुकुल बलशाली लड़का है, इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। वो जमीन पर गिर गया था, तेजी से वो उठा। थोड़ा हड़बड़ा गया था, इसलिए ये स्थिति है, वरना उसने ठीक कर लिया। अब यहाँ से भागना होगा। उसने जमकर एक लात सूरज को लगाई। इसके साथ ही वो दूर छिटक गया और वो कमरे से बाहर आ गया। मगर बाहर आते आते सूरज की आवाज़ सुनाई दी, कमीने कहाँ भागेगा? बाहर के दरवाजे पर ताला है,
कहीं नहीं जा सकता तो कहीं नहीं। आज रात ही तुझे मारकर यहीं गाड़ दूंगा। मुकुल तेजी से बाहर वाले दरवाजे पर गया। सच में वहां ताला लगा था। उसने जोर जोर से लात मारी। सोचा था कमजोर मकान है, दरवाजा आसानी से टूट जाएगा, मगर नहीं, दरवाजा नहीं टूट रहा। अचानक नहीं, मुकुल ने कमरे की तरफ झांक कर देखा। सूरज ने अब तक कुल्हाड़ी छुड़ा ली थी और उसे लेकर वो बाहर की तरफ दौड़ रहा था। तभी मुकुल के दिमाग में बात आई, बाथरूम का दरवाजा खुला है। वो तेजी से दौड़कर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। तब तक सूरज बाहर आ चुका था। उसने जोर जोर से दरवाजे को धक्काना शुरू किया, मगर अंदर से मुकुल ने उसे थामे रखा था, इसलिए खुल नहीं रहा था। अब हाथों में पकड़ी कुल्हाड़ी से सूरज ने दरवाजे को मारना शुरू किया। दरवाजा धीरे धीरे कटने लगा। भागेगा कहाँ कभी ने, आज की रात तेरी अंत की रात है। अचानक ही मुकुल चीख पड़ा, अरे पर आप मुझे मारना क्यों चाहते हैं? मारूंगा तुझे, तो मारूंगा, उस कमरे के बीचों बीच खड़ा करके मारूंगा। मुकुल समझ चुका था अब इस तरह से ज्यादा देर नहीं, मुश्किल से 1 मिनट, उसके बाद ये निशान हत्यारा अंदर आ जाए। चूहेदानी में फंसे हुए चूहे की तरह मुकुल इधर उधर देखने लगा। समझ में आया ये बाथरूम असल में खजूर के पत्तों से बना है और एक हिस्सा पानी पड़ पड़ के सड़ सा चुका है। उसने 2-3 लात मारी, हिस्सा टूट गया। वहां से निकलकर वो तेजी से दौड़ने लगा। किसी तरह से यहाँ से दूर निकल जाना होगा इस खूनी पिशाच के हाथों से, अन्यथा प्राण नहीं बचा सकता। वो बेतहाशा दौड़ता चला गया। देखिए तो यही है कि नहीं? सामने रखे 2 तस्वीरों को दिखाते हुए इंस्पेक्टर मुकुल से बोला। मैं ठीक से नहीं कह सकूंगा साहब, क्योंकि आदमी को मैंने जब ऑटो के बाहर और ऑटो बिगड़ने के बाद देखा था तो अंधेरा था और उसके घर में भी कोई तेज रोशनी नहीं थी, मगर जहां तक लगता है यही था। और महिला तो अंधेरे में आई अंधेरे में चली गई, इसलिए मैं पहचान नहीं पाऊंगा। अगर आप कुछ हद तक भी मान रहे हैं तो फिर हमारा केस एक अलग ही दिशा में जाएगा। केस? कैसा केस? ये आदमी ऑटो चलाता था। 1-2 बार कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की थी इसने। 1-2 बार खुद भी हॉस्पिटलाइज हुआ था और इसकी पत्नी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर दोनों कुछ समय से लापता हैं। अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं, आपका फोन नंबर एड्रेस रख लिया है। कुछ अगर केस में जानकारी मिलती है तो हम आपको बताएंगे, और अगर आपको कुछ जानकारी होती है तो यहाँ आ जाइएगा। पहले तो आप अपना इलाज कराइए, शरीर काफी जगह से चोटग्रस्त है। हाँ, वो बाथरूम में जब मैं छुपा था और वो दरवाजा तोड़ रहा था तो टीन के टुकड़े लगे और दीवार तोड़कर निकलते समय भी पत्तों के डंठल लग गए थे। हाँ ठीक है, आप जाइए। घर लौटकर मुकुल ने अपने माता पिता को सारी बात बताई। माता पिता भयभीत हो गए। उसे घर से निकलने के लिए मना किया। क्या बात कर रही हो माँ, वो आदमी मेरा घर नहीं जानता है और मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ कि मुझे ऐसे ही मार देगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी तू कर, मगर ऑफिस जाएगा तो जल्दी लौट आना, माँ ने कहा। इसके बाद 7-10 दिन आराम से गुजर गए। जब कुछ नहीं हुआ तो सब थोड़े निश्चिंत हुए। मुकुल के घर में एक मुख्य पुरोहित थे। घर में जो भी पूजा पाठ होती थी उनमें वही आते थे। मुकुल की माँ ने संडे को उनसे एक विशेष पूजा रखवाई। अरे पंडित जी, आपने कितनी देर कर दी, देखिए तो हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे माँ जी जानती तो है आज की तिथि, इसीलिए आने में जरा देर हो गई। वैसे ज्यादा देर कहाँ हुई है, अभी तो 7:30 ही बज रहा है। चलिए पूजा शुरू करते हैं। पूजा समाप्त करके पंडित जी चले गए। अचानक ही मुकुल की माँ बोली, क्या रे दिन भर से मोबाइल लेके पड़ा है? एक काम कर, ये प्रसाद की थैली जाके पड़ोसियों को दिया। उनके यहाँ जब भी कोई पूजा पाठ होती है हमारे यहाँ भेजते हैं, हम नहीं भेजेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। अरे माँ, संडे को तो तुम तंग ना किया करो, मुझे कहीं जाने का मन नहीं है, अब मैं कोई कपड़े अपने नहीं पहनूंगा। ओफो, इतना क्या नखरा रे? हाँ, जाना थोड़ा सा दिया। अच्छा मत जा, मैं ही जाती हूँ। मुझे अब घूम घूम के सब ये सब करना पड़ेगा, तुम लोग की सेवा करते रहो बस। तभी अचानक दरवाजे की कॉलिंग बेल बजी। मुकुल का दोस्त राजेश आया था। चाची प्रणाम, सुना पूजा थी उसीलिए आ गया। हाँ बेटा, बड़े समय पे आया है। सुनना, थोड़ा सा ही प्रसाद पड़ोसी में बांटाएगा? अरे क्यों नहीं, देख कुछ सीख इससे। और ये एक है
बस बिस्तर पे मोबाइल लेके पड़ा है। अच्छा, मेरा प्रसाद आप रखिए, मैं सबको बांट के लौट के आता हूँ, कहकर राजेश थैली लेकर बाहर चला गया। अचानक बाहर लोगों का कोलाहल होने लगा। मुकुल भी बिस्तर से उठ गया और बाहर जाकर देखा तो उसके घर से कुछ दूरी पर चौक में काफी लोग जमा थे। वो तेज कदमों से उधर चला गया और जब वो वहां पहुंचा तो सामने का दृश्य देखकर उसके जैसे पैर कांप उठे। सड़क पर राजेश पड़ा हुआ था। उसके सिर के एक हिस्से में बहुत बड़ी चोट थी जिससे खून पूरे रास्ते में बह रहा था। आसपास प्रसाद की थैलियां और उसके अंदर का प्रसाद बिखरा हुआ था। ये क्या हुआ? उसे कुछ समझ ना आया। ये कैसे हुआ? राजेश, राजेश! तभी मोहल्ले का एक लड़का बोला, पता नहीं, हम लोग तो वो किराना दुकान पे खड़े थे, राजेश भैया जा रहे थे, अचानक पीछे से एक आदमी ने आकर उन पर हमला कर दिया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी जैसा कुछ था। हिरेंदा मोहल्ले के सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे। सब उनका सम्मान करते थे। वो बोले, अरे नहीं नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई औरत थी, शांति चाची ने देखा है। शांति चाची? अरे ये तो उन्हीं के यहाँ प्रसाद देने जा रहा था। शांति चाची तो तुम लोग के यहाँ ही जा रही थी। अब बात का रद्द बढ़ गया इसलिए धीरे धीरे चल रही थी। उन्होंने देखा दूर से राजेश आ रहा है और उसके पीछे एक महिला है। लाइट पोस्ट के उस पार अंधेरे में क्या हुआ उन्हें पता नहीं। शांति चाची कहाँ है? कहाँ होंगी? घटना देखकर उनकी तबीयत खराब हो गई। 2-4 लोग पकड़कर उन्हें उनके घर लेकर गए हैं। अच्छा, तो वो प्रसाद लेकर देने जा रहे थे, मगर आप लोग क्यों नहीं गए? असली में सर, मेरे घर में 3 ही लोग हैं। पिताजी की उम्र हो गई है, शाम के बाद वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। पूजा पाठ की वजह से माँ बहुत थक गई थी और संडे होने की वजह से मेरा मन नहीं कर रहा था। अचानक ही राजेश प्रसाद खाने आया और माँ के कहने पर वो चला गया। अच्छा, समझ। अच्छा, आपको किसी पर संदेह है? देखिए, कुछ दिन पहले नारायणपुर चौक में मेरे साथ एक घटना हुई थी। कैसी घटना? शहर की चौकी से इंस्पेक्टर साहब तफ्तीश करने के लिए मुकुल के घर आए हुए थे। अभी तक मुकुल उन्हीं से बात कर रहा था। उसने उस रात की घटना खोलकर उन्हें बता दी। अच्छा, ठीक है, हम उस थाने से कांटेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या और तफ्तीश में आगे होती है। आज मुकुल को जल्दी ऑफिस जाना था, इसलिए वो नहाने गया था। अचानक मोबाइल बज रहा था। मुकुल की माँ ने ही फोन उठाया। हेलो, मुकुल बाबू हैं? जी, मैं उनकी माँ बोल रही हूँ, बोलिए। मैं थाने से बोल रहा था। जी, देखिए, कुछ दिन पहले आपके बेटे के साथ एक दुर्घटना हुई थी और हमें लगता है वो किलर आपके घर का पता जान गया है। आपके पड़ोसी राजेश की हत्या उसकी हत्या की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि राजेश कदकाठी में आपके बेटे की तरह ही था, इसलिए क्रिमिनल ने उस रात आपके बेटे को समझकर राजेश को मार डाला। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुकुल की माँ जैसे चीख पड़ी थी। क्यों जी, मुझे भूल गए क्या? कौन? मुकुल का कमरा 2 मंजिला में था। कमरे की एक तरफ बालकनी थी। बालकनी में रात को अगर दरवाज़ा खोलकर रख दिया जाए तो ठंडी ठंडी हवा आती थी, इसलिए मुकुल अक्सर ऐसा ही करता था। आज भी वो ऐसा ही किया था कि अचानक उसने देखा बालकनी के उस अंधेरे हिस्से में एक महिला आकृति खड़ी है, जिसकी आवाज़ अभी अभी उसके कानों में पड़ी थी। कमरे में अंधेरा है, मगर बाहर स्ट्रीट लाइट की रोशनी और चांद की रोशनी की वजह से महिला का चेहरा नहीं दिख रहा है, मगर उसकी आकृति स्पष्ट है। उस रात की घटना मुकुल अभी तक नहीं भूला। अचानक चौंक कर मुकुल बोला, सुरभि? हाँ, ये तो पहचान लिया तुमने। देखा, तुम मुझे कितना प्यार करते हो, जो इतने दिन बाद भी मुझे पहचान लिया। पहचाना, मगर डर की वजह से। ओ, इसका मतलब तुम मुझे प्यार नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। चुप चुप चुप, चिल्लाओ मत, वो सुन लेगा। आप मेरे पीछे क्यों पड़ी, बताइए तो। ओह, फिर चिल्लाते हो। चुप, धीरे धीरे। अच्छा, तुम क्या जल्दी मरना चाहते हो? कहते कहते अचानक वो औरत बाहर की तरफ कान लगाकर कुछ सुनने लगी और बोली, हो सर्वनाश, उसने सुन लिया है। अच्छा, मैं जाती हूँ, बाद में
और देखते ही देखते वो महिला बालकनी के अंधेरे में विलीन हो गई। मगर ये कैसे हो सकता है? मुकुल तो दूसरी मंजिल पर रहता है और वो ऊपर कैसे चढ़ी? पाइप से? हालांकि कमरे में आने का एक और दरवाजा है जो खुला ही है। ये तो नहीं कि जब मुकुल सो रहा था तब नीचे से वो महिला चुपचाप ऊपर चढ़ी और बालकनी के अंधेरे में जाकर छुप गई। हाँ, यही है, यही होगा। डब्बा मैं आ गया। चौंक पड़ा था मुकुल। बालकनी के दरवाजे से कोई गला अंदर करके धीरे से झांक रहा है। सिर्फ सिर दिख रहा है, बाकी शरीर अंधेरे में छुपा हुआ है। ठीक जैसा उस रात हुआ। क्या? कौन? सूरज? क्या चाहिए तुम्हें? अचानक धीरे धीरे वो आकृति कमरे के अंदर प्रविष्ट होने लगी। मुकुल ने देखा आज भी उसके हाथ में वही धारदार कुल्हाड़ा है और वो कह रहा है क्या चाहिए मुझे? हैं? क्या चाहिए? पतला चाहिए मुझे, पतला चाहिए मुझे। खबरदार आगे मत बढ़ना, एक कदम आगे मत बढ़ना। मुकुल लगभग चीखता पड़ा। क्या हुआ? डर रहे हैं? मेरी पत्नी के साथ प्यार की पींगे बढ़ाते समय डर नहीं लगा था? हाँ, डर लग रहा है। तब तुम्हें याद नहीं था कि उसे चाहने वाला उसका एक पति भी है? आपकी पत्नी कहाँ है? उसे जहाँ होना है वहीं है। उसे अच्छी सबक देकर आ रहा हूँ मैं। नहीं, अभी कुछ देर पहले वो यहाँ थी। जानता हूँ तुझसे लिपटने चिपटने को यहाँ आई थी। इसीलिए तो मैं आया हूँ। बहुत हो चुका। अब सब खत्म। कमरे में दो दरवाजे हैं, एक बालकनी की तरफ जिधर सूरज खड़ा था और दूसरा सीढ़ियों की तरफ जाता है जहाँ से नीचे जाया जा सकता है। अचानक मुकुल जैसे भागते हुए हिरण की तरह कूदकर दरवाज़ा खोलने के लिए कूदा, मगर तब तक सूरज भी भूखे शेर की तरह उस पर हमला कर दिया। मगर इस बीच बाहर का दरवाज़ा खोलकर अचानक ही मुकुल के पिता कमरे में प्रविष्ट हो रहे थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से चीखने की आवाज़ सुनकर वो पूछते हुए आए, क्या हो गया है मुकुल? मगर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कुल्हाड़े के एक जबरदस्त वार से उनके सिर के दो टुकड़े हो गए। क्या हुआ है ये मुकुल और सूरज दोनों को ही नहीं समझ पाया है, मगर जब तक समझ में आया तो दोनों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। सूरज ने अपना हथियार उठाया और बालकनी के अंधेरे में विलीन हो गया, जबकि मुकुल ने अपने पिता को हाथों में थाम लिया। पिताजी नहीं। दो खून हो गए। अभी तक पुलिस कुछ भी नहीं समझ पाई है, हालांकि तफ्तीश बहुत गहराई से की जा रही है। सूरज और उसकी पत्नी कहां से आकर वहां बसे थे और अचानक दोनों कहां गायब हो गए, ये बात बहुत ही भयानक मिस्ट्री की तरह धीरे धीरे गहराती जा रही है। मुकुल के घर में 3 सदस्य थे, एक सदस्य कम हो गए। मुकुल के पिता हालांकि बहुत सी बीमारियों से ग्रस्त थे और अक्सर रातों को उन्हें नींद नहीं आती थी। उस रात भी शायद बेटे के घर से आवाजें सुनकर वो देखने ही गए थे और यही बात उनके लिए काल हो गई। मुकुल की माँ अब बदल सी गई थी, कम बात करती, हमेशा उसे डर लगा रहता। कहीं उसके बेटे के साथ कुछ हो तो नहीं गया, कहीं उसके बेटे के साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा। यही भाव मुकुल के साथ भी है। वैसे ही वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का है, ज्यादा लोगों से मिलता नहीं। अब तो और मिलना कम कर दिया उसने, ज्यादातर ऑफिस और फिर घर पर ही रहता है। मगर क्या घर में रहकर भी निडर हो सकता था वो? वहां पर क्या उसकी जान सुरक्षित है? उस दिन रात में तो बालकनी से ही वो 2 प्रेत उसके घर में घुस आए थे। अब रात में सूरज दोनों दरवाजे अच्छी तरह से बंद करके सोता है, मगर समय पानी की तरह बहता रहता है। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, समय की धारा के साथ ताल से ताल मिलाकर बहना होता है। यही तो मनुष्य का जीवन है। यहाँ पर कोई आराम नहीं, कोई रुकावट नहीं। किसी प्रिय की मृत्यु से मनुष्य के जीवन में भय और आतंक का प्रवाह हो सकता है, मगर कुछ पलों के लिए, मगर लंबे समय तक ऐसा नहीं चल सकता। और जो लोग समय के इस ताल से ताल मिलाकर नहीं चला पाते हैं, वो लोग पीछे रह जाते हैं। पिता की मृत्यु के बाद मुकुल को
ऑफिस जाना शुरू करना पड़ा। मगर घर से निकलकर अब जैसे वो तीर की तरह बस स्टैंड तक जाता है और वहाँ से ऑफिस, और लौटते समय भी ठीक वैसी हालत। हालांकि बस स्टैंड से उसके घर की गली तक का रास्ता 10 मिनट का है, मगर उस 10 मिनट के रास्ते को भी वो पैदल पार नहीं करता है। हमेशा कोई रिक्शा या ऑटो पकड़कर जल्द से जल्द उस रास्ते को पार कर लेना चाहता है। आज भी मुकुल ऑफिस से लौट रहा था और एक ऑटो में चढ़कर बैठ गया। अपने विचारों में खोया, क्या होगा कैसे होगा, वो ये ध्यान ही नहीं दे पाया कि ऑटो वाले ने सिर्फ उसे ही बिठाकर ऑटो चालू कर दिया था। ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये शेयरिंग ऑटो है, इसमें और भी सवारी बैठते हैं। मगर आज ऑटो सिर्फ मुकुल को बैठाकर तेजी से आगे बढ़ी जा रही थी। मुकुल को ये भी ध्यान न रहा कि वो अपने घर के रास्ते से काफी आगे निकल चुका है। जब ध्यान आया तो चौंक पड़ा, अरे ये क्या, ये कौन से रास्ते पे ऑटो बढ़ा चला जा रहा है। अचानक ही मुकुल चीख पड़ा, अरे भैया कहाँ ले जा रहे हो। जहाँ ले जाने की बात है। अब मुकुल को ध्यान आया कि ऑटो ड्राइवर की सीट पर एक महिला बैठी हुई है और महिला का चेहरा जितना दिख रहा है उससे समझ में आ रहा है वो अपूर्व सुंदरी है। ऐसे ही मुकुल भयभीत था, उसकी डर की मात्रा और बढ़ गई। अरे क्या कर क्या रही हैं आप, कौन है आप। ये देखो फिर तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। आप सुरभि, ये तो पहचान गए मुझे, फिर भूल कैसे जाते हो। अरे आप लोग चाहते क्या हो। बस तुम्हें चाहती हूँ मैं। अब तक महिला उसकी तरफ घूम गई थी, अब उसका चेहरा पूरा मुकुल को दिख रहा था। महिला सच में अपूर्व सुंदरी थी, मगर वो क्या, उसके सर का बायां हिस्सा जैसे किसी ने काट कर फेंक दिया है और वहां से खून बह रहा है। खून नहीं, कुछ गाढ़ा गाढ़ा लाल सी चीज लटक रही नीचे और उसकी एक आंख बाहर निकल कर लटक रही है। ओह, क्या भयानक दृश्य है ये। अचानक चीख पड़ा था मुकुल, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। और डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली। तभी उसके कानों में आवाज आई, बचाएंगे। कौन बचाएगा तुझे मेरे हाथों से। बोल। अचानक ही आदमी की आवाज सुनकर मुकुल ने आंखें खोल दी और सामने जो कुछ देखा उसे, हो क्या है। ऑटो चालक की सीट पर वो क्या बैठा है, कोई इंसान ना कि कोई भूत। ऑटो चालक की सीट पर एक कपड़े पहना हुआ शरीर सा कुछ बैठा है। आंखें शरीर के कई हिस्से गल चुके हैं, आंखों की जगह नाक की जगह तो गड्ढे हैं बस, और पूरा शरीर शैवाल जैसी किसी चीज में लिपटा हुआ है। शरीर के अंदर से हल्के लाल रंग का कोई द्रव बाहर निकल रहा है। मुकुल चीख पड़ा, कौन। मैं सूरज, तेरी मौत। अब सारा परिदृश्य मुकुल को समझ में आ गया था। जान बचाने के लिए उसने चलती ऑटो से ही बाहर छलांग लगा दी। जमीन पर जोर से गिरा और कुलांडिया खा गया। शरीर पर भयंकर चोट लगी, मगर दर्द की तरफ ध्यान देने का उसके पास समय नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो ऑटो से बाहर कूदा, अचानक ऑटो रुक गई और उस ऑटो से निकल कर आया था वही भयानक शैतान जिसके हाथों में थी फिर से वही कुलाड़ी। मुकुल किसी तरह जमीन पर घिसटता हुआ पीछे हट रहा था, क्योंकि दर्द के मारे वो खड़ा होकर भाग नहीं पा रहा था। मगर ज्यादा दूर घिसट कर नहीं जा सका। उस शैतान ने अचानक उसका एक पैर पकड़ लिया और बोला, अच्छा किया तू यहाँ उतरा। पास ही में मेरा घर है और वहीं जमीन पर पड़ी हुई है मेरी बीवी की लाश। मैं तुझे वहीं ले जाकर उसी के पास में तेरी बलि दूंगा। और कहीं बलि देने से मेरा मन शांत नहीं होगा रे। मुकुल कोई ऐसा कमजोर लड़का नहीं है, वो बार बार प्रयास कर रहा है अपने पैर छुड़ाने के लिए, मगर उस भयानक पिशाच के हाथों से छूटना उसके लिए संभव नहीं है। अब घिसटते वो लोग आ चुके हैं सूरज के घर के सामने। बाहर दरवाजे पर ताला था, ताले पर कुल्हाड़ी से जोरदार प्रहार करते ही ताला टूट गया, दरवाजा खुल गया। अब धीरे धीरे वो उसे घसीटता हुआ अंदर लेके जा रहा है और मौत धीरे धीरे करीब आ रही है मुकुल के। अंदर ले जाकर वो मारेगा उसके सिर पर एक जोरदार वार और उसका सिर फटकर अलग हो जाएगा। यही शायद
सूरज की हत्या करने का तरीका है। और कुछ ही मिनट, कुछ ही सेकंड, धीरे धीरे मृत्यु आगे बढ़ती चली आ रही। अचानक ही मुकुल चीख पड़ा, सुरभि, सुरभि, आप देख रही हैं, आप देख रही हैं, आपके सपने के संसार, आपके प्यारे घर की फर्श पर एक के बाद एक हत्या हो रही है। आप ये सब चुपचाप कैसे देख रही हैं? आपको उसके वास्ता जिसे आपने प्यार किया था, आप मेरी मदद। और तभी अचानक जैसे प्रलय घट गया। एक तेज आंधी और काला सा चक्रवात रूप हवाओं का बवंडर कमरे के अंदर प्रविष्ट हुआ और सूरज के चारों ओर घूमने लगा और उसे खींचते खींचते घर के बाहर ले आया। मगर तब तक भी सूरज ने मुकुल का पैर नहीं छोड़ा था। इस वजह से वो भी उनके साथ घिसटते घिसटते घर के बाहर चला आया। अचानक ही सूरज ने उसका पैर छोड़ दिया। अब वो किसी अदृश्य शक्ति से लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो महाशक्तियों में घमासान युद्ध हुआ चला जा रहा है। और तभी सुरभि की आवाज़ हवा में गूंजी, तुमने शादी के बाद हर रोज मुझ पर शक की। तुम्हें लगता था मेरे दूसरे मर्दों के साथ संबंध है, इसलिए तुमने मुझे ताले में घर के अंदर बंद करना शुरू कर दिया। एक 25-26 साल की लड़की उस 2 कमरे के घर में दिन पर दिन चुपचाप बिताए चली जा रही, सिर्फ इसी इंतजार में कि जिसे वो बेइंतहा प्यार करती है, एक दिन उस आदमी का दिमाग ठीक हो जाए। मगर मैं मूर्ख ये नहीं समझ पाई कि वो इंसान दिन ब दिन और भटकता चला जाएगा। अचानक सूरज बोल पड़ा, मैंने बिल्कुल सही समझा था, मैंने बिल्कुल सही समझा था रे शैतान। क्यों तू नयन से पेंगे नहीं मार रही थी? नयन, हाँ, वो तो तुम्हारा ही फेंका हुआ जाल था। मेरे चरित्र को सबके सामने दागदार करने के लिए तुम ही तो उसे लेकर आए थे। और वो बेचारा बहुत सीधा साधा आदमी था, वो तुम्हारी चाल नहीं समझ पाया। दिन पर दिन उस बेड़े के वहाँ से हमारी बातें और बहुत ही स्वाभाविक रूप से हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। देख कमीनी, तो अपने मुंह से अपनी सच्चाई उगल रही है। हाँ, स्वीकार कर रही हूँ कि मैं नैन से प्यार करने लगी थी, मगर तुम मरे थे अपने कमीनीपन की वजह से। अच्छा, मैं खराब था। और तू बड़ी सती सावित्री थी। हाँ, थी। तुमसे प्यार करके यहाँ अपना सुखी संसार बसाने आई थी। और क्या मिला मुझे? ढेर सारा शक। और वो शक इतना बढ़ गया कि एक दिन तुमने मुझे जान से मार डाला। और उसके बाद तुम गए उस नयन को मारने, मगर तुम उससे शरीर की ताकत में नहीं पा सके, इसलिए दोनों लड़ते लड़ते जा गिरे घर के पीछे वाले तालाब में। और दोनों को तैरना नहीं आता था। सो दोनों की नियति जो होनी थी वही, मगर वो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। वही तुम्हारे साथ हुआ। मरने के बाद भी तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला। मुझे जिस रात को तुमने मारा था वो पूर्णिमा की रात थी, और फिर उसी पूनम की रात को तुम नैन को मारने गए थे और खुद भी मारे गए थे। इसीलिए हर पूर्णमासी की रात तुम्हारे अंदर का वो शैतान जाग उठता। तुम किसी न किसी को खून करने के लिए लालायित रहते हो, और इसके लिए तुम मेरा रूप धर के जाल फेंकना नहीं भूलते हैं। जाल फेंकने की वो पुरानी आदत तुम्हारी गई नहीं। मगर सुन लो, मैंने बहुत सहन कर लिया, अब मैं तुम्हें किसी की भी हत्या करने नहीं दूंगी। इतनी देर तक तो काली शक्तियां आपस में लड़ी चली जा रही। अचानक सूरज की नज़र पड़ी मुकुल की तरफ। वो तेजी से उसके बढ़ाना चाहता था, मगर जैसे कोई दूसरी शक्ति उसे रोके हुई थी। वो भरसक कोशिश कर रहा था, मगर दूसरी शक्ति को हरा पाना उसके लिए संभव न था। इस भयानक दृश्य को मुकुल और सहन नहीं कर सका। आज कुछ देर पहले से जो कुछ हो रहा था उसकी वजह से उसकी स्नायु शक्ति क्षीण हो आई थी। अब धीरे धीरे वो बेहोश हो गया। जब बहुत रात तक मुकुल घर न लौटा तो उसकी माँ चिंतित हो उठी और उसने तुरंत ही थाने में फ़ोन लगाया। वैसे भी मुकुल के घर में 2 खून हुए थे, इस वजह से पुलिस पार्टी ने देर न लगाते हुए तुरंत ही शहर में खोजबीन शुरू कर दी। और खोजते खोजते एक दल पहुंचा सूरज के घर पे, जहां पर उन्होंने मुकुल को बेहोशी हालत में पाया। होश में आने पर मुकुल ने सारी घटना
पुलिस वालों को बताई। हालांकि ऐसी असामान्य घटना सुनकर सब आश्चर्यचकित थे, मगर मुकुल के कहने पर घर की जमीन की खुदाई पर एक महिला की कंकाल मिला और इसके साथ साथ पीछे वाले तालाब को खंगालने पर मिला 2 पुरुषों के कंकाल और उसके साथ साथ एक ऑटो रिक्शा। रिक्शा 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 रिक्शा